आज मैं आपको 7 ऐसे लोगों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने वो किया जिसे करने के बारे में लोग सोचने से भी डरते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी 7 लोग नकली डीईए एजेंट्स बने और इसके बाद जो हुआ उस पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। और आगे चलकर ये सभी एक एक करके गायब होते चले गए। हालांकि ये एक परफेक्ट प्लान था, मगर उन्होंने इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक कातिल को चुना और यही उनकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई, जिसके बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। कहानी शुरू होती है कोलंबिया के शहर कैली से, जब अगस्त 1999 की एक दोपहर डिटेक्टिव कार्लोस मेंडोजा पुलिस स्टेशन में बैठा कॉफी पी रहा था। इसी दौरान पुलिस स्टेशन का फोन बजता है, जिसमें दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही थी वो बहुत नर्वस और डरी हुई थी। दूसरी तरफ मौजूद शख्स डिटेक्टिव कार्लोस से कहता है कि वो जानता है कि वैले कार्टेल ने $10 मिलियन एक अपार्टमेंट में छुपा रखे हैं। हालांकि डिटेक्टिव कार्लोस पिछले 15 सालों से एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था और उसे पहले भी कई बार कई इन्फॉर्मेशंस मिली थीं, जिसमें से ज़्यादातर काम की नहीं होती थी। मगर इस इन्फॉर्मेशन देने वाले की आवाज़ में जो डर और घबराहट थी, उस वजह से वो ध्यान से इसे सुनने लगा। सबसे पहला सवाल करते हुए कार्लोस पूछता है कि वो इस बारे में कैसे जानता है, जिसके जवाब में उस शख्स ने बताया कि वो वहाँ खाना डिलीवर करने जाता है और वहीं उसने सिक्योरिटी गार्ड्स और बहुत सारे बैग्स देखे हैं जो पूरी तरह कैश से भरे हैं। इसी के बाद ये शख्स डिटेक्टिव कार्लोस को उस अपार्टमेंट का एड्रेस नोट कराता है, जिसके बाद ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब कार्लोस अपनी सीट पर बैठकर एक गहरी सांस लेता है और इस एड्रेस की तरफ देखने लगता है। उसके दिमाग में एक नई सोच ने जन्म ले लिया था कि वो $10 मिलियन से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है, जिससे वो अपने सारे लोन चुका देगा, उसके बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे और वो समंदर किनारे एक बड़ा घर खरीद पाएगा। कार्लोस की सैलरी $800 पर मंथ थी और अभी-अभी उसके हाथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी थी जिसमें $10 मिलियन कुछ ऐसे लोगों की निगरानी में थे जो पुलिस को कॉल नहीं कर सकते थे। अब मेंडोजा के दिमाग में एक प्लान आता है और वो फौरन फोन का रिसीवर उठाकर एक कॉल लगाता है। ये कॉल उसने विक्टर नाम के एक शख्स को लगाई और फोन पर वो विक्टर से कहता है कि उसके हाथ कुछ बड़ा लगा है। विक्टर एक एक्स पुलिसमैन था जिसने 6 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उसके कई साथियों को कार्टेल मेंबर्स ने मार दिया था और पुलिस में जान का खतरा होने की वजह से उसने ये नौकरी छोड़ दी। बहरहाल कार्लोस विक्टर को इन $10 मिलियन के बारे में बताता है जो वैले कार्टेल के थे, और ये सुनते ही विक्टर समझ गया कि कार्लोस क्या कहना चाहता है। बहरहाल विक्टर कार्लोस से पूछता है कि क्या तुम एक कार्टेल को लूटने की बात कर रहे हो, जिसके जवाब में कार्लोस कहता है कि उन्हें बस वो पैसे चुराने हैं जिसकी रिपोर्ट कार्टेल मेंबर्स पुलिस में नहीं कर सकते और ये सारे पैसे लीगल हैं। ये सुनते ही विक्टर कार्लोस से कहता है कि वो हमें मार डालेंगे, जिसके जवाब में कार्लोस ने कहा कि ऐसा तब होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि वो लूटे गए हैं, क्योंकि हम इस लूट को एक DEA 8 की तरह दिखाएंगे जो ऑफिशियल और लीगल होगी। ये सुनकर विक्टर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर वो कार्लोस से सवाल करते हुए पूछता है कि हमें और कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके जवाब में कार्लोस कहता है कि उन्हें 5 लोग और चाहिए होंगे। बहरहाल आने वाले 2 हफ्तों में उन लोगों ने 5 लोग और इकट्ठा किए और अब उनकी 7 लोगों की एक टीम तैयार हो चुकी थी। इस टीम में सबसे पहला मेंबर खुद कार्लोस मेंडोजा था, जिसे 15 सालों का पुलिस एक्सपीरियंस था और वो हर पुलिस प्रोसीजर के बारे में जानता था। दूसरा मेंबर था विक्टर, जिसे 18 सालों का पुलिस एक्सपीरियंस था, मगर अब वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था। गैंग के तीसरे मेंबर का नाम था मिगेल सैंटोस, जो मिलिट्री में सोल्जर रह चुका था और वो हथियार चलाने में भी काफी माहिर था। चौथा मेंबर था पाउलो हरेरा, जो पुलिस डिपार्टमेंट में पिछले 10 सालों से काम कर रहा था। पांचवा मेंबर था लुइस ऑर्टेगा, और वो भी पहले मिलिट्री में रह चुका था, जिसे बम बनाने का काफी एक्सपीरियंस था और वो इंग्लिश भी काफी अच्छी बोलता था। छठे मेंबर का नाम था डीगो रुइस, जो एक फ्रॉस्टर था और वो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में भी काफी माहिर था। और गैंग के सातवें और आखिरी मेंबर का नाम था हावियर मोरालेस, जो रिटायर्ड आर्मी लेफ्टिनेंट था और जो ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशंस को पकड़ने की प्लानिंग करता था। अब उनकी 7 लोगों की एक ऐसी टीम तैयार थी जिसमें हर किसी के पास पुलिस या आर्मी का एक्सपीरियंस था और वो सभी किसी भी तरह एक बड़ा हाथ मारना चाहते थे जिससे उनकी जिंदगी बदल जाए। इस लूट से 2 हफ्ते पहले यानी सितंबर 1999 को टीम के सभी मेंबर विक्टर के गैराज में मिलते हैं, जहां उन्हें इस लूट की प्लानिंग करनी थी। यहाँ टेबल पर मैप्स, उस अपार्टमेंट की फोटो जिसमें कैश रखा था और गार्ड्स का स्केड्यूल, सभी डिटेल्स मौजूद थीं। अपनी बात की शुरुआत करते हुए विक्टर फोटो में बनी एक बिल्डिंग पर उंगली रखता है और सभी से कहता है कि उन्हें इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर बने 3B फ्लैट में लूट को अंजाम देना है। ये वही फ्लैट था जिसे वैले कार्टेल अपना कैश रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और तभी एक मेंबर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि कैश यही है।
इसके जवाब में विक्टर बताता है कि वो लोग पिछले 10 दिनों से इस बिल्डिंग पर नजर रख रहे हैं और हर ट्यूसडे और फ्राइडे को 2 एसयूवी कार्स यहां आती हैं। कार्टेन मेंबर्स कैश से भरे बैग्स इन कार से निकालकर बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं, जहां इस कैश को काउंट किया जाता है और अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। दूसरा मेंबर सवाल करते हुए पूछता है कि फिर हम उन पर ट्यूसडे या फ्राइडे को हमला करेंगे जब कैश अंदर होगा, जिसके जवाब में कार्लोस कहता है कि हम उन पर संडे की रात को हमला करेंगे। संडे की रात को हमला करने की वजह ये थी कि फ्राइडे की रात को जो कैश आता है वो वीकेंड होने की वजह से मंडे की रात तक वहीं रहता है और ट्यूसडे को एक दूसरी गाड़ी आकर इस कैश को ले जाती है। अब डीए नकली रेड वारंट टेबल पर रख देता है जो उसने बनाए थे और इन वारंट्स पर फेडरल जज के नकली साइंस थे। ये देखने में इतने परफेक्ट थे कि अगर कोई भी इन्हें देखता तो वो धोखा खा जाता, क्योंकि ये बिल्कुल असली लग रहे थे। गैंग का 5वां मेंबर लुइस एक कार्टन बॉक्स लाकर रख देता है जिसमें डीए के बैजेस और जैकेट्स रखे थे और ये भी देखने में बिल्कुल असली लग रहे थे। अब पावलो हरेरा उन सभी के सामने एक फोटो रखता है जिसमें एक व्हाइट कलर की एसयूवी थी और वो सभी को बताता है कि उसने ये कार डीए के पुलिस ऑक्शन में खरीदी थी जिसमें रेडियो सिस्टम भी लगा था। अब उन्हें सिर्फ इस कार को पेंट करना था और डीईए लिखना था, जिसके बाद ये कार बिल्कुल असली डीएए कार लगती। हावीर इस पूरी लूट को एक टाइम टेबल की तरह पेपर पर लिख देता है जिसमें रात 3 बजे वो लोग बिल्डिंग तक पहुंचेंगे, 3:02 पर फ्लैट का दरवाजा तोड़ेंगे और 3:03 पर सभी गार्ड्स को बंदी बना लेंगे। गार्ड्स को बंदी बनाकर वो 3:05 पर पैसे बैग में भरना शुरू करेंगे और 3:15 पर ये सारे पैसे कार्स में लोड करेंगे, जिसके बाद सुबह 3:20 पर वो सभी यहाँ से भाग जाएंगे। महज 13 मिनट के अंदर उन्हें इस पूरी लूट को अंजाम देना था और इससे पहले किसी को ये पता चले कि एक नकली डीए रेड है, वो सभी अलग अलग जगहों पर निकल जाएंगे। गैंग का एक मेंबर विक्टर से सवाल करते हुए पूछता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा, जिसके जवाब में विक्टर खामोश हो गया, क्योंकि वो सभी जानते थे कि उनकी गलती का क्या अंजाम होगा। अब वो सभी पूरी तरह तैयार थे और 25 सितंबर 1999 की रात 2:47 पर ये सातों लोग 2 अलग अलग गाड़ियों में बैठते हैं। एक कार व्हाइट एसयूवी थी जिसे पेंट करके डीईए की कार बनाया गया था और वहीं दूसरी कार एक ब्लैक सेडान थी जो उसी के पीछे चल रही थी। इन सभी लोगों ने डीए के यूनिफॉर्म्स, नकली बैजेस पहन रखे थे और इनके हाथ में वॉकी टॉकी रेडियो भी थे। व्हाइट एसयूवी को कार्लोस चला रहा था जिसके साथ विक्टर बैठा था और पिछली सीट पर मिगल और लुइस साथ बैठे थे। बाकी 3 लोग ब्लैक सेडान में उनके पीछे चल रहे थे और विक्टर सबको यही समझा रहा था कि हम डीए ऑफिसर्स हैं और हमारे पास वारंट है और अगर कोई हमसे सवाल करता है तो हम उन्हें वारंट दिखा देंगे। विक्टर बार बार सबको यही समझा रहा था कि उन्हें कॉन्फिडेंट रहना है जिससे किसी को उन पर कोई शक ना हो। आधी रात होने की वजह से इस वक्त कैली की सड़कें बिल्कुल शांत थी और इस वक्त महज कुछ टैक्सी सड़कों पर थी, जिसकी वजह से किसी का ध्यान डीए की गाड़ी पर नहीं गया। रात लगभग 2:58 पर वो अपनी गाड़ियों को बिल्डिंग के बाहर रोकते हैं, जहां 2 गार्ड्स गेट पर बैठे पहरा दे रहे थे। सिगरेट पीते हुए इन दोनों गार्ड्स की नज़र गाड़ियों पर पड़ती है, जिसमें से पहले कार्लोस उतरता है और उसके एक हाथ में बाज था और दूसरे में वारंट। कार्लोस गार्ड से कहता है कि हमारे पास फ्लैट 3B के खिलाफ वारंट है और वो दोनों किनारे हट जाएं। ये सुनते ही गार्ड जैसे ही अपना हाथ वॉकी टॉकी की तरफ बढ़ाता है, कार्लोस चिल्लाते हुए कहता है कि ये डीए का ऑपरेशन है और अगर उन दोनों ने इसमें दखल दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गार्ड्स अभी भी हिचकिचा रहे थे, मगर ये वारंट डीए के बैजेस और डीए की गाड़ियां देखने में इतने असली थे कि वो चुपचाप किनारे खड़े हो गए और कार्लोस अपनी पूरी टीम को लेकर बिल्डिंग के अंदर घुस गया। वो सभी सीधे तीसरे फ्लोर पर फ्लैट 3B तक पहुंचे, जहां हाई सिक्योरिटी दरवाजा लगा हुआ था। क्योंकि वो अपने साथ दरवाजा तोड़ने के लिए औजार भी लाए थे, इसलिए 3:02 पर मिगल इस औजार से दरवाजों को लॉक तोड़ देता है। दरवाजा खुलते वो सभी अंदर घुसे और चिल्लाते हुए कहा कि ये डीए की रेड है और वो सभी हाथ ऊपर करके घुटनों पर बैठ जाएं। इस फ्लैट के अंदर 4 लोग मौजूद थे, जिसमें 3 गार्ड्स थे और एक अकाउंटेंट था जो टेबल पर बैठा कैश गिन रहा था। अचानक इस रेड से वो सभी घबरा गए और तभी विक्टर कहता है कि ये डीईए की रेड है और तुम सभी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार किया जाता है। गार्ड्स ने फौरन सरेंडर कर दिया क्योंकि वो पहले भी रेड का शिकार हो चुके थे और उन्हें पता था कि चुपचाप सरेंडर करने में ही भलाई है। अब विक्टर की टीम के लोग बेडरूम, बाथरूम और किचन में फैल गए, जहां बेडरूम से उन्हें 12 डफल बैग्स मिले और लुइस ने जैसे एक बैग खोला उसमें डॉलर के नोटों से भरा कैश था। ये देख लुइस की आंखों में चमक आ गई और 3:06 पर उन्होंने 3 गार्ड्स और एक कैशियर के हाथों में हथकड़ियां डाली, पैरों को रस्सियों से बांधा और मुंह पर टेप लगा दिया। इसी दौरान कैशियर उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा वारंट कहाँ है और विक्टर उसे नकली वारंट दिखाते हुए कहता है कि इस वारंट को खुद फेडरल जज मार्टिनेस ने साइन किया है, जबकि ये साइन भी नकली था। कैशियर ने गौर से इस वारंट को पढ़ा और फिर अपना सर हिलाने लगा, क्योंकि वारंट देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। रात 3:09 पर विक्टर की टीम सभी 12 डफल बैग्स को लेकर नीचे उतरी और वो बैग्स को दोनों कार्स में लोड करना शुरू कर देते हैं।
बैग्स लोड होने के बाद विक्टर बाहर खड़े दोनों गार्ड से कहता है कि वो अपने बॉस से कहें कि कल वो फेडरल प्रोसिक्यूटर ऑफिस कॉल करें और वो सभी चार्जेस उसे वहीं बता देंगे। रात 3:14 पर ये दोनों गाड़ियां 12 मिलियन कैश लेकर फरार हो गई और जब गार्ड्स को यकीन हो गया कि डीए एजेंट्स जा चुके हैं, वो फौरन अपना वॉकी टॉकी निकालता है और अपने बॉस को कॉल लगाकर कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। उसी रात लगभग 4:30 बजे ये सभी लोग एक गैराज में मिलते हैं, जहां उन्होंने 12 डफल बैग्स को एक एक करके खोलना शुरू किया। इन बैग्स में 100, 50 और $20 के नोट्स भरे थी और फिर इनकी काउंटिंग शुरू होती है, जिसमें लगभग 2 घंटे लग गए। ये काउंटिंग बहुत बारीकी से की जा रही थी और जो फाइनल टोटल निकल कर आया वो था $11,008,000, जिसके बाद इसे 7 हिस्सों में बांट दिया गया। हर किसी के हिस्से में $6,68,570 आए और मिगल बैठकर इन पैसों को देखने लगा, क्योंकि इतने पैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे और ना ही इतने पैसे वो आर्मी में रहकर कमा सकता था। अब वो सारे सबूतों को मिटाना शुरू करते हैं, जिसमें पहले उन्होंने डीए की जैकेट्स और बैजेस जलाए और साथ में नकली वारंट्स और हर वो चीज़ जला दी जो उन्हें इस लूट से जोड़ रही थी। पैसे बांटने के बाद वो सभी अलग अलग रास्तों पर निकल गए और उनका प्लान ये था कि वो अगले 6 महीने तक ना तो इन पैसों को खर्च करेंगे, ना एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे और ना ही किसी से इस बारे में बात करेंगे, और 6 महीने बाद ये देश छोड़कर अलग अलग देश चले जाएंगे। उनके मुताबिक उन्होंने एक परफेक्ट प्लान को अंजाम दिया था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने कातिल के पैसे चुराए हैं, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगली सुबह यानी 26 सितंबर 1999 को गार्ड वैले कातिल के बॉस के पास पहुंचा और उसे पिछली रात जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही बॉस उस फेडरल प्रोसिक्यूटर को कॉल लगाता है जो उसके लिए काम करता था और उससे पूछता है कि क्या कल रात फ्लैट 3B में डीए की कोई रेड होने वाली थी, जिसके जवाब में प्रोसिक्यूटर कहता है कि कोई रेड नहीं होने वाली थी और ना ही कोई वारंट इशू किया गया है। अब बॉस अपने गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि वो डीए की रेड नहीं बल्कि एक लूट थी, और फिर वो दोबारा किसी को कॉल लगाता है। इस बार वो पुलिस डिपार्टमेंट में अपने एक बंदे को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि पिछले हफ्ते 3B फ्लैट पर कौन कौन से पुलिस वाले नजर रख रहे थे और उसे उनके नाम और फोटो चाहिए। महज 6 घंटों के अंदर ही वैले कातिल के पास इन 7 लोगों के नाम और फोटो थे और ये सभी उस बिल्डिंग के पास देखे गए थे जिसमें कैश रखा था। अब बॉस इन सभी फोटोज को देखने लगा और फिर वो अपने शूटर से कहता है कि इन 7 को ढूंढो और मुझे मेरे पैसे वापस ला कर दो। इस लूट के 7 दिन बाद यानी 2 अक्टूबर 1999 को पाउलो हरेरा अपनी पुलिस शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहा था और जैसे ही वो अपने घर की पार्किंग के बाहर पहुंचा, एक वैन बहुत तेजी में उसके पीछे आकर रुकी, जिसमें से 3 लोग बाहर निकले और पावलो को पकड़कर वैन में डाल दिया। हालांकि पावलो ने उनसे लड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो सभी प्रोफेशनल थे, जिसके बाद पावलो के हाथ पैर बांध दिए गए, उसके मुंह पर टेप लगा दिया गया और आंखों पर पट्टी बांधी गई। लगभग आधा घंटा चलने के बाद ये वैन एक वेयरहाउस के बाहर रुकी, जिसके बाद पावलो को अंदर ले जाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। एक शूटर उसकी पट्टी खोलता है और उसका सबसे पहला सवाल यही था कि पैसे कहाँ हैं, जिसके जवाब में पावलो खामोश रहता है। अब वो पावलो को टॉर्चर करना शुरू करते हैं और अगले 3 घंटों तक वो उससे ये सवाल पूछते रहे कि पैसे कहाँ हैं, मगर पावलो कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने मुंह खोला तो वो उसे मार देंगे। पावलो का मानना था कि उसके खामोश रहने से अगर वो उसे मार भी डालेंगे तो कम से कम पैसे उसकी फैमिली को मिल जाएंगे, और आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। 3 अक्टूबर 1999 की सुबह 6 बजे पावलो की बॉडी एक पुलिस स्टेशन के बाहर मिली, जिसमें उसके हाथ पैर बंधे थे, बॉडी पर कई गोलियों के निशान थे और उसके मुंह में $1000 ठूसे गए थे। ये मैसेज था उन बाकी 6 लोगों के लिए कि कातिल उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। उसी दोपहर कार्लोस को रेडियो पर पावलो की मौत के बारे में पता चला, जिसके बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसने फौरन विक्टर को फ़ोन लगा दिया। कॉल पर वो विक्टर से कहता है कि उन्होंने पावलो को मार दिया है और अब उन्हें क्या करना चाहिए। विक्टर को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी और वो कार्लोस से कहता है कि उन्हें पैसे और कोलंबिया छोड़कर फौरन भागना होगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैले कातिल के लोग अब तक हर जगह लोगों को ढूंढ रहे थे और तभी 8 अक्टूबर 1999 को मिगल सैंटोस की बॉडी उसकी कार में मिली। उसके सर में 2 गोलियां मारी गई थी और उसके हिस्से के पैसे भी गायब हो चुके थे। 12 अक्टूबर 2009 को ड्यूगो रुइज अपने घर से गायब हो गया और उसका फ्लैट पूरी तरह खाली था, मगर उसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे और उसकी बॉडी का कहीं अता पता नहीं था। ड्यूगो की फैमिली को एक वीडियो टेप भी कोरियर से मिला, जिसमें उसके मर्डर को रिकॉर्ड किया गया था। 15 अक्टूबर 2009 को लुइस ऑर्टेगा कैली से एक्वाडोर भाग रहा था, मगर बॉर्डर पर भी कातिल के कनेक्शंस थे और 3 दिन बाद उसकी बॉडी एक जगह दफन मिली। इन सभी मौतों से बाकी बचे लोग बहुत डर गए थे और हावेन मॉरिस ने खुद को घर में बंद कर लिया और एक अपने साथ गन रख ली ताकि वो कातिल मेंबर्स से मुकाबला कर सके। अब कातिल मेंबर्स बाहर से उसके घर पर नजर रखने लगे और 3 दिन बाद वो जैसे ही घर का सामान लेने बाहर निकला, उन्होंने उसे गोलियों से भून दिया। लूट के 1 महीने बाद यानी 25 अक्टूबर को इस गैंग के 5 लोग मारे जा चुके थे,
मगर विक्टर और कार्लोस अभी भी जिंदा थे। विक्टर कैली से दूर किसी गांव में जाकर छुप गया, जहां उसने अपना हुलिया बदल लिया और किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। उधर कार्लोस नकली पासपोर्ट के जरिए पैनामा भाग गया, जहां वो फ्लैट रेंट पर लेकर रहने लगा। और अब वो घर पर बैठकर ही खाना और जरूरत का सामान मंगाता, मगर फ्लैट से बाहर नहीं निकलता। 27 अक्टूबर आते आते कार्टल को विक्टर की लोकेशन के बारे में भी पता चल गया, और ये विक्टर भी नहीं जानता था कि ये कैसे हुआ। शायद कार्टल विक्टर की फैमिली तक पहुंच गया हो, या किसी ने मरने से पहले विक्टर का पता बता दिया हो। मगर जो भी था, कार्टल विक्टर तक पहुंच गया। विक्टर अपनी आंखों से कार्टल की गाड़ियों को आते देख रहा था, और अब उसके पास दो ही ऑप्शन थे कि वो या तो सरेंडर कर दे या उनसे लड़े। और वो आखिरकार लड़ने का फैसला करता है। अब विक्टर अपनी तरफ से पहला फायर करते हुए गोली चलाता है, जिसके जवाब में कार्टल मेंबर्स भी गोलियां चलाने लगे, और ये शूट आउट लगभग 12 मिनट तक चला। हालांकि विक्टर ने 3 कार्टल मेंबर्स मार गिराए, मगर वो काफी ज्यादा थे, और आखिरकार 18 नवंबर को विक्टर इस शूट आउट में मारा गया। अब इस गैंग का आखिरी मेंबर कार्लोस ही जिंदा बचा था, और वो अगले 8 महीनों तक पैनामा में छुपा रहा, जहां वो डर के साए में जी रहा था। मई 2000 में उससे गलती हो गई, और वो ये थी कि उसने अपनी बेटी को कॉल कर दिया, और ये कॉल ट्रेस हो गई। 15 मई 2000 को पैनामा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसके पास से $1.2 मिलियन बरामद हुए। मगर उसने ये नहीं बताया कि बाकी पैसे उसने कहाँ छुपाए। पैनामा पुलिस ने जब उसे ये धमकी दी कि वो उसे कोलंबिया जेल में एक्स्ट्राडाइट कर देंगे, तब डर के मारे उसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया, क्योंकि कोलंबियन जेल्स को कार्टल्स कंट्रोल करते थे, और वहां उसे जान का खतरा था। वो पुलिस को एक एक डिटेल बताना शुरू करता है, जिसमें उसने लूट की प्लानिंग, लूट में शामिल लोग, उनकी लोकेशन और बाकी पैसे उसने कहाँ छुपाए, सब कुछ बता दिया। इस कोऑपरेशन के बदले उसे प्रोटेक्शन दी गई, और उसका एक्स्ट्राडिशन भी रोक दिया गया, और ये अगले 3 महीनों तक चला। मगर 8 अगस्त 2000 में पैनामा जेल में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, और इसी भगदड़ में 3 कोलंबियन कैदी अपने सेल से निकलकर कार्लोस के सेल में पहुंच गए। 9 अगस्त की सुबह 6 बजे गार्ड्स को कार्लोस की लाश मिली, जिस पर 17 बार चाकू से वार किए गए थे, और इस तरह लूट से जुड़ा आखिरी शख्स भी मर चुका था। महज 11 महीनों के अंदर वैले कार्टल ने सभी 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें से कार्टल ने ज्यादातर पैसे बरामद कर लिए थे। ये कहानी हमें ये बताती है कि आप एक बैंक या किसी घर को लूटकर भाग सकते हैं और गायब हो सकते हैं, मगर आप एक कार्टल को लूटकर बच नहीं सकते, क्योंकि कार्टल्स के पास बेशुमार दौलत, गहरे कनेक्शंस, खतरनाक हथियार और बेरहम किलर्स होते हैं। ना तो ये कार्टल्स पुलिस की मदद लेते हैं, और ना ही कोई कानून फॉलो करते हैं। वो बस अपने दुश्मनों को ढूंढते हैं और उन्हें मार डालते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।